डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को हम इसमें आज के वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस crossing per unit area normal to the surface। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, किसको क्रॉस कर रही हैं? पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस की अगर हम किसी भी सरफेस को लें तो नॉर्मली उसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसको क्रॉस कर रही हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर हम यहाँ पे कोई सरफेस लें, ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है। इस सरफेस को हम कोई भी नाम दे देते हैं, यानी कि डीएस अगर हम इसको बोल दें कि यानी कि ये कोई हमारा सरफेस है डीएस। ठीक है, और अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी सरफेस लें तो इसमें से इसके सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये किस चीज़ की लाइंस हैं? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं। यानी कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से जा रही हैं? जो सरफेस हमारा डी एस है, तो डी एस वाले सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्मली क्रॉस होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसके सबस्क्रिप्ट में हम ई लिख लेंगे, तो इसका मतलब हो गया दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सबस्क्रिप्ट में हमने ई लिखा है, तो ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो फाई ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या होता है कि किसी भी सरफेस में से अगर हम कोई भी अगर हम सरफेस लें, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्मली हमारी पर यूनिट एरिया जो है उसको क्रॉस करती हैं। तो मान लो अगर ये हमने कोई सरफेस लिया है, ठीक है, तो ये अगर हमारा कोई सरफेस है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्मली जो है इसको क्रॉस कर रही है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। तो दिस इज द फ्लक्स फाई ई। और फिर हम देखेंगे कि ये जो फ्लक्स है ये हमारा इट इज़ ए जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है? दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई वेक्टर, यहाँ पे जो ई वेक्टर है ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ds वेक्टर जो हो गया दैट इज़ द एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे हम E को क्या लिखेंगे, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास E को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ds को हम कहेंगे एरिया वेक्टर। तो जो ds को है, ds ये हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर। इसका क्या नाम होता है, एरिया वेक्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो ये क्या है, ये हमारा एक डॉट प्रोडक्ट है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के और एरिया वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमारा फ्लक्स। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो भी हमारी क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और दूसरा जो ds है, दूसरा है हमारा एरिया वेक्टर। तो अब हम एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा कि जो हमारा ds है, ds वेक्टर को हमने यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखा है, ds वेक्टर को हमने यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखा है। तो एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एरिया लें, मान लो ये कोई हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एरिया है या कोई भी सरफेस है। इस सरफेस को हम मान लो ये जो सरफेस है ये हमारा ds वेक्टर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ रिटन एज ds इंटू n कैप, ds इंटू n कैप। क्योंकि हमें पता है किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं कि अगर हमें किसी भी वेक्टर को लिखना होता है, a वेक्टर अगर हमें लिखना है तो वो किस किस का प्रोडक्ट होता है, यानी कि पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, बाद में फिर हम उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए पहले हमें उसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, फिर हम उसके डायरेक्शन को लिखते हैं। तो ये जो है उसकी डायरेक्शन है और ये जो है उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे फिर हम एरिया वेक्टर के लिए लिख रहे हैं। तो एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एरिया वेक्टर, अगर ये कोई वेक्टर है हमारे पास, ये हमने कोई सरफेस लिया है, ये हमारा कोई सरफेस है, इस सरफेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ds वेक्टर। तो ds वेक्टर जो है वो किस किस के बराबर होता है, ds इंटू n कैप। तो ds क्या हो गया यहाँ पे, ds जो हो गया दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, या मैग्नीट्यूड जो भी हमने ये सरफेस लिया है, इस सरफेस का जो एरिया हो गया वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, फिर n कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन, n कैप क्या होगी, इट इज़ द डायरेक्शन, n कैप इज़ द डायरेक्शन। और हमेशा ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी, ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा हमारी फिक्स होती है। और हमेशा ये डायरेक्शन, अगर हम इस सरफेस की डायरेक्शन दिखाएं यहाँ पे, तो अगर ये हमारे पास सरफेस है, ds सरफेस है, ये हमारे पास कोई सरफेस है ds, तो इसका जो n वेक्टर होगा वो हमेशा कहाँ होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमेशा ये जो n वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो है एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमेशा कहाँ होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस के नॉर्मल होता है, इट इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो ये था हमारा एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरिया है और इस एरिया का नाम क्या है,
मान लो ये हमने कोई एरिया ले लिया, अगर हम इसको मान लो इसको डेल्टा एस अगर हम लिख लें, डी एस भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, नॉर्मल इसकी जो डायरेक्शन होगी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर को फिर हम इस सिचुएशन में कैसे लिखेंगे कि एरिया वेक्टर इज़ डिफाइंड एज डेल्टा एस वेक्टर, और डेल्टा एस वेक्टर हमेशा किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस इनटू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। एन कैप इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। या ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल, इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमेशा सरफेस के क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो डेल्टा एस को हम इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा एस जो है वो एरिया वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस इंटू एन कैप। तो इस तरीके से हमें एरिया वेक्टर को डिफाइन करना है, इस तरीके से हम जो है एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमें पिक्चर में दिया गया है, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ये हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ये एरिया वेक्टर है, कोई भी सरफेस है, यहाँ पे ये हमारे पास कोई भी जो सरफेस है, ये सरफेस हमें गिवन है। ठीक है, तो ये सरफेस अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो इसका सरफेस का नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरफेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा एस है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। तो एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर डेल्टा एस हमेशा ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू एन कैप, और एन कैप जो है उसकी डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से हम एरिया वेक्टर को लिखते हैं, यानी कि डेल्टा एस वेक्टर, एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, डेल्टा एस इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप जो है वो इसकी डायरेक्शन हो गई, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। एन कैप इज डिफाइंड एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमें यहाँ पे दिया गया है, तो एन कैप को हम क्या लिखेंगे, एन कैप इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस तरीके से हम जो है एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें ये दिया हुआ है, एक और हमें यहाँ पे जो है एक और एरिया वेक्टर जो है, सरफेस यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस जो है वो हमें इस टाइप का दिया गया है। तो मान लो ये कोई हमारा सरफेस है, और इस सरफेस का अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ये जो सरफेस है मान लो बहुत बड़ा सरफेस है या डी एस है, इसका अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से इसने क्या ले लिया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इसका जो छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको हमने क्या लिख लिया, डेल्टा एस लिख लिया, यानी कि ये इसका छोटा सा एरिया ले लिया, तो उसको हमने क्या लिख लिया, डेल्टा एस लिख लिया। तो इस डेल्टा एस की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डेल्टा एक्स की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमेशा एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है। तो जैसे इसमें आपको दिखाया गया है इस पिक्चर में, तो ऐसे ही हम कोई और एरिया भी जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो भी हमारी नॉर्मल टू द सरफेस होगी। तो इस तरीके से जो है हम इसको करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें फिर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई ई, दैट इज इक्वल टू, और ये किसका प्रोडक्ट होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जहाँ पे हमें पता है कि जो ई वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और डी एस वेक्टर है
वो एरिया वेक्टर है, या सरफेस वेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर है वो हमारा। ठीक है, तो हमें पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं एन कैप इंटू डी एस। डी एस वेक्टर जो है वो हमारा किसके बराबर है, अभी हमने देखा कि जो डी एस वेक्टर है वो हमारा एरिया वेक्टर है और उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, यानी कि डी एस उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन विच इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और उसका हम दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये होता है हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे किसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू फिर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डी एस का मैग्नीट्यूड ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, डी एस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डी एस है, और एन का मैग्नीट्यूड क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की वैल्यू आ गई, कि जो फाई ई होता है दैट इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये जो थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और नॉर्मल टू द सरफेस, उनके बीच का एंगल जो है वो हमारा क्या है, उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा कोस थीटा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई वेक्टर यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके बीच का एंगल है, और किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस। किस किस के बीच का है ये, नॉर्मल टू द सरफेस, और जो कि क्या है, एन कैप, यानी कि थीटा जो है वो किस किस के बीच का एंगल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का ये एंगल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बीच में और जो नॉर्मल है उसके बीच में। तो अगर हम इसको डायग्राम से बताएं कि अगर ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, तो ये अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस में से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारी क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी मान लो इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो ये डायरेक्शन मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है इस डायरेक्शन में हमारी क्रॉस कर रही है, और इस एरिया का नॉर्मल टू द सरफेस क्या होगा, इस एरिया का जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस एरिया का जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो है हमारा थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमने एरिया लिया है, तो इस एरिया का जो नॉर्मल है ये इसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस नॉर्मल के बीच में और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो हमने फिर बताया यहाँ पे कि जो फ्लक्स होगा फाई ई वो किसके बराबर है हमारा, ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड के और एन वेक्टर के बीच का ये जो एंगल होता है ये हमारा थीटा होता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द ई वेक्टर डॉट एन डी एस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये हमेशा कैसा होगा, दिस इज़ द स्केलर। तो फ्लक्स जो इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे निकालें इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, फ्लक्स का जो है वो एसआई यूनिट क्या आएगा। तो फॉर्मूले से हम निकालेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू ई, यानी कि ये किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, ई और डी एस के, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर हम छोड़ दें तो ये सिर्फ किसके बराबर है, ई और डी एस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है हमारा न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का जो एसआई यूनिट आएगा वो आएगा, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है, यहाँ पे इन फिगर्स में दिखाया गया है डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स ऑन द इंक्लिनेशन बिटवीन ई और एन वेक्टर। ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे बस ये दिखाया गया कि हमारा जो सरफेस था पहले, तो फर्स्ट इसमें दिखाया गया है कि हमारा जो सरफेस है, इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा ये सरफेस है वो इस तरीके से है। इसमें ये वाली जो डायरेक्शंस हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें से क्रॉस कर रही है। ऐसे ही सेकंड फिगर में फिर हमने इस एरिया को रोटेट कर दिया, तो ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर तो वो इस तरीके से दिखाए गए हैं। और इस तरीके से फिर हमने एरिया को फिर रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे फिर हमने एरिया को रोटेट कर दिया, या जो हमारा सरफेस है उसको हमने रोटेट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उनके बीच का जो एंगल होता है वो यहाँ पे हमारा थीटा होता है। ठीक है। तो फ्लक्स हमने पढ़ा कि फ्लक्स क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ, फ्लक्स क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारी सरफेस में से क्रॉस कर रही हैं नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नेक्स्ट इसमें फिर हम एक क्वेश्चन है हमारा वो जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ये फिगर हमें जो है वो यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे दिया गया है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर बिलो, व्हाट आर द साइंस ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। यहाँ पे हमें दो चार्जेस गिवन है, उनके हमें साइंस बताने हैं कि उनके जो साइन होंगे वो क्या होंगे। इफ़ लाइन्स आर इन प्रोपोर्शनल टू द चार्ज देन फाइंड द रेशो ऑफ Q1 बाय Q2। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमें दो चार्ज गिवन है, Q1 और Q2 दो चार्ज गिवन है, उनके हमें साइन बताने हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज होंगे या वो नेगेटिव चार्ज होंगे। और दूसरे कंडीशन में हमें क्या बताना है, फिर हमें दिया गया है इफ़ लाइन्स आर इन प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, की यानी कि अगर हमारी जो लाइन्स हैं वो चार्ज के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि जो हमारी लाइन्स हैं वो हमारी चार्ज के प्रोपोर्शनल हैं। इफ़ लाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज देन फाइंड द रेशो ऑफ Q1 बाय Q2। तो Q1 और Q2 की जो रेशो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये हमें डायग्राम गिवन है यहाँ पे। तो इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में यहाँ पे जो है दो चार्ज गिवन है, एक चार्ज जो है ये Q1 गिवन है और दूसरा चार्ज जो है ये Q2 गिवन है। तो हमें ये बताना है कि Q1 कौन सा जो है पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो अगर हम Q1 को ध्यान से देखें तो Q1 की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी अंदर की तरफ जा रही हैं,
Q1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं। तो कौन से चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं, कौन से चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं? हमेशा हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इनवर्ड क्रॉस करती है। और ऐसे ही अगर हम Q2 को यहाँ पे देखें, Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 में से बाहर की तरफ जो है वो जा रही हैं। Q2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब जो चार्ज Q2 है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कौन से चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ क्रॉस करती हैं, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ क्रॉस करती हैं। यानी कि Q1 हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और Q2 हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमें पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की तरफ आती हैं, एंटर करती हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से हमेशा वो बाहर की तरफ जो है वो जाती हैं, रेडियली आउटवर्ड वो मूव करती हैं। अब फिर हमें बताया गया है यहाँ पे इफ़ लाइंस आर इन प्रपोर्शन टू चार्ज, यानी कि जो लाइंस हैं ये हमें क्या बता रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये चार्ज के प्रपोर्शन हैं। ये जो लाइंस हैं ये चार्ज के प्रपोर्शन है। तो Q1 के लिए हमें कितनी लाइंस गिवन है यहाँ पे, Q1 के लिए हमें यहाँ पे 1 2 3, Q1 के लिए 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये किसके प्रपोर्शनल हैं, ये हमारी चार्ज के प्रपोर्शनल हैं। यानी कि पहले चार्ज के लिए Q1 के लिए हमें कितने नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे 6 दिए गए हैं। यानी कि Q1 के लिए हमारे पास कितनी लाइंस हैं, Q1 में कितनी लाइंस एंटर कर रही हैं, Q1 में कितनी लाइंस एंटर कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि Q1 में जो है वो 6 लाइंस जो हैं वो जा रही हैं। और हमें बताया गया है कि जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो किसके बराबर है, वो चार्ज के बराबर है। तो यानी कि Q1 जो है वो किसके बराबर हो गया, 6, और Q1 हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6, क्योंकि ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही अब हमें Q2 के लिए निकालना है। तो Q2 के लिए हम देखें यहाँ पे Q2 जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे लाइन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जो हमारी लाइन है, तो यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो है हमारी 18 लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लाइंस गिवन है वो हमें 18 लाइंस जो हैं वो हमें गिवन है। तो सेकंड चार्ज के लिए हमें कितनी लाइंस गिवन है, सेकंड चार्ज के लिए हमें 18 लाइंस गिवन है। तो यानी कि सेकंड जो चार्ज होगा Q2 उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड चार्ज Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 18। और ये प्लस का चार्ज है तो इसको हम क्या लिखेंगे, +18। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि जो हमारा Q1 है, यहाँ पे हमने निकाल लिया कि Q1 जो है वो हमारा -6 के बराबर है, और Q2 जो है वो हमारा 18 के बराबर है। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें, यानी कि Q1/Q2 को अगर हम निकालें तो ये किसके बराबर आएगा, -6/18, और ये किसके बराबर आएगा, -1/3। तो रेशो ऑफ चार्जेस हमारी निकलेगी यहाँ पे -1/3। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन था। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे जो Q1 है वो नेगेटिव चार्ज होगा, Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो Q1 के लिए हमारी 6 लाइंस थी, तो यानी कि इसकी वैल्यू 6 हो गई, और Q2 के लिए हमारी 18 लाइंस थी, वो प्लस हैं। तो दोनों की रेशो हमें निकालनी है, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, हमारी -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर दिया गया है यहाँ पे, फिगर शोज़, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, फिगर शोज़ सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड where EA is the magnitude of electric field at A, EB is the electric field at B, and EC is the electric field at C। तो हमें यहाँ पे ये फिगर दिखाया गया है। तो इस फिगर में यहाँ पे इस तरीके से हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमें दिखाए गए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिखाई गई है। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें यहाँ पे दिखाई गई है। तो हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या
ये जो ई ए है, फिर हमें बताना है कि पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट क्या वो लेस देन है पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड से, और क्या वो लेस देन है पॉइंट सी की इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये ऑप्शन देखनी है। तो सेकंड ऑप्शन में हमें ये दिया गया है कि ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। नेक्स्ट वाले में दिया गया है कि तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और अगले वाले में दिया गया है कि ए और सी की तो सेम है और वो बी से ज़्यादा है। तो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, और यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। यानी कि जहाँ पे हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास पास होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दूर दूर होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो वीक होती हैं। तो ये हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले रीज़न में और इस वाले रीज़न में, कि ये वाला जो रीज़न है और ये वाला जो रीज़न है, दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग हैं और वो हमारी सेम है। यानी कि पॉइंट ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगी, पॉइंट सी की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। यानी कि ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों बराबर हैं और दोनों सेम हैं। और अगर हम बी पे देखें, फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है बी पे, तो बी वाले रीजन को अगर हम क्रॉस करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारी दूर दूर है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी कम होगी, वीक होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है कि ई ए, यानी कि जो ई ए है पॉइंट ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉइंट सी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम है, और ये दोनों किससे ज़्यादा हैं, पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। थैंक यू।